गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो यूरोपीय सबसे पहले भारत आए। क्योंकि पिछले वीडियो में आपको याद होगा, हमने आपको बताया था कि भारत में यूरोपियों या यूरोपीय व्यापारियों के आने का एक क्रम है। समुद्री मार्ग का पता तो पुर्तगालियों ने लगाया और सबसे पहले वे भारत में आए भी वास्को डी गामा के नेतृत्व में। और इस कारण से पहला जो जिसके बारे में पढ़ा जाता है वे है पुर्तगाली। उनके बाद हम लोग डच, अंग्रेज, डेन और फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए, पुर्तगालियों की भारत में क्या गतिविधियां हैं, किस तरह से उनका व्यापार है, साम्राज्य की स्थापना है और फिर किस तरह से उनका यहां पर साम्राज्य समाप्त हो गया, इसके बारे में हम लोग इसमें आज पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों आइए देखते हैं, हम लोग पढ़ेंगे आज पुर्तगाली। इन लोगों के बारे में हम लोग पढ़े इसमें, पुर्तगालियों के बारे में। ठीक, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। और दूसरा पुर्तगाली कौन था? पेट्रो अल्वारेज कैब्राल। ये दूसरे पुर्तगाली थे, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था। अब देखें कि पुर्तगालियों ने भारत आकर के अपना मुख्यालय क्या बनाया। फिर पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना होगी तो उनके व्यवस्थापन के लोगों ने क्या किया, ये चीजें आज हम पहले इन लोगों में जान लेते हैं। तो आप इसमें देखेंगे भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय होता था, जो अभी तक ये लोग बनाए थे, वो था कोचीन। शुरुआत में इसमें लिखेंगे आप, भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय यूं कह सकते हैं, राजधानी, आज ये भी कह सकते हैं, मुख्यालय था कोचीन। इसको उन लोगों ने 1503 में अपनी राजधानी बनाई थी, कोचीन को। और अब धीरे धीरे क्योंकि यहां पुर्तगाली बस्तियां बस गई, इसलिए पुर्तगाल के राजा हेनरी, यूं कहेंगे कांट, हेनरी कांट जो, तो इन्होंने पुर्तगाली व्यवस्थापना के लिए, पुर्तगाली बस्तियों के सुव्यवस्था के लिए एक अपने देश के नागरिक को यहां पर भेजा और उनका नाम था अल्मीडा। अर्थात अल्मीडा जो थे वे भारत में पहले पुर्तगाली वायसराय थे, यूं कह सकते हैं गवर्नर थे, और भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक थे अल्मीडा। तो आप यहां लिख सकते हैं आगे इसमें कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय क्या नाम था उनका? अल्मीडा। पुर्तगाली बस्तियों की व्यवस्थापना के लिए जो भेजे गए उनका नाम था अल्मीडा। ये अल्मीडा पहले ऐसे व्यक्ति हुए जो पुर्तगाली बस्तियों की व्यवस्थापना के लिए भेजे गए थे। अब थोड़ा आप अल्मीडा के बारे में जानें। अल्मीडा ये भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक थे। आप लिख सकते हैं, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक, ये साम्राज्य के संस्थापक हैं, पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक थे अल्मीडा। ठीक, एक बड़ी बात है, ये भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक थे और इनका मुख्यालय, या यूं कहें इनकी राजधानी जो थी वो थी कोचीन। तो आप लिख सकते हैं राजधानी वो थी कोचीन, इनकी राजधानी कोचीन थी। ये 1505 से 1509 तक भारत में वायसराय थे। तो आप यहां लिख सकते हैं कार्यकाल था 1505 से 1509 तक, ये इनका कार्यकाल था, 1505 से 1509। और देखिए इस दौरान इन्होंने क्या क्या यहां पर किया था। तो देखिए इनकी प्रमुख नीति इसके लिए कहा जाता है
शांत जल की नीति का पालन किया था इस व्यक्ति ने, शांत जल की नीति, ठीक। इसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक। ये शांत जल की नीति के पालन करते थे। इनका कहना था कि पहले शांतिपूर्वक व्यापार कीजिए और समुद्र में यह व्यापार इतना मजबूत बना ले जाइए कि पूरे हिंद महासागर पे कब्जा कर लीजिए। इसके लिए क्या जरूरी है? शांत जल की नीति। क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी, तो आप कहेंगे ये नीति अल्मीडा की थी। अल्मीडा कौन थे? तो कहेंगे ये भारत में पहले पुर्तगाली वायसराय थे। इनकी राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी थी कोचीन और इनका टेन्योर यानी इनका कार्यकाल क्या था? 1505 से 1509। ये भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक थे। शांत जल की नीति का पालन करने के बाद भी अल्मीडा को अंततः कुछ लड़ाइयां हिंद महासागर में लड़नी ही पड़ी, ठीक। अल्मीडा का विरोध उस समय गुजराती व्यापारियों द्वारा हो रहा था, कुछ विदेशी व्यापारियों द्वारा भी हो रहा था। इस कारण से कहा जाता है कि अल्मीडा से उस समय गुजराती व्यापारी, मिस्र के व्यापारी और इधर जो यहां पर तुर्की के व्यापारी थे, इन लोगों से एक बार समुद्र में भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में अल्मीडा ने विजय पाई। शुरुआती में तो हार गए, शुरुआती में हार गए 1508 में, लेकिन और उसमें उनका एक बेटा भी मारा गया। किंतु वापसी के समय अल्मीडा ने इन तीनों जहाजी बेड़ों के संयुक्त सैनिक संगठन को बुरी तरह से परास्त कर दिया। तो आप यहां लिख सकते हैं कि अल्मीडा ने एक समुद्री युद्ध में, एक समुद्री युद्ध में एक बार में गुजरात प्लस तुर्की प्लस मिस्र, गुजरात, तुर्की और मिस्र के संयुक्त जहाजी बेड़े को बुरी तरह से परास्त कर दिया। ये है एक काम, ये भी है अल्मीडा ने तुर्की, मिस्र और गुजरात के समुद्री जहाजी बेड़े को पूरी तरह से परास्त कर दिया। इस प्रकार उसने पुर्तगाल का हिंद महासागर में एक उसके जहाजी बेड़े की धाक जमा दी। एक बड़ा काम किया इस अल्मीडा ने और इस तरह से इन्होंने पुर्तगाली साम्राज्य की संस्थापना, पुर्तगाली व्यापार को बढ़ाने के साथ साथ यूरोपीय सत्ता के द्वारा अंततः तमाम ऐसे विदेशी व्यापारियों पर अधिकार भी जमाया और इस प्रकार की इन्होंने बड़ा काम किया था अल्मीडा ने। टेन्योर मैंने लिखा 1505 से 1509। आइए अब इसके बाद देखते हैं कि इनके बाद फिर अगला वायसराय पुर्तगाल का यहां पर कौन होता है। अगले वायसराय को कहा जाता है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ये अल्बुकर्क है और इन्हें भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर। पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक की चर्चा हमने की, कौन थे? अल्मीडा। और अल्बुकर्क पुर्तगाली साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे, रियल फाउंडर थे। यानी इन्होंने पुर्तगाल की जड़ें, पुर्तगाल की सत्ता की धाक पूरी तरह से हिंदुस्तान में जमा दी, इसलिए इन्हें पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक। और इनका कार्यकाल देख लीजिए। इनका कार्यकाल भारत में है 1509 से 1515 तक, ये इनका भारत में कार्यकाल है, ठीक। इनके क्या कार्य रहे? कार्य इसमें देखेंगे आप,
तो इन्होंने विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय से अच्छे संबंध बनाकर, ये कृष्णदेव राय से अच्छे संबंध बनाए इन्होंने, और इनकी मदद से इन्होंने गोवा को इन्होंने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया। ये बड़ा काम किया था। ठीक, देख लीजिए आप, इनका काम क्या था। इन्होंने विजयनगर के राजा महाराजा कृष्णदेव राय से अच्छे संबंध बनाए। कृष्णदेव राय बड़े ही महान राजा थे कि वहां के। स्वयं बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में राजा कृष्णदेव राय की चर्चा की है, और भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट इन्हें बताता है। ठीक, तो कृष्णदेव राय से इस अलबुकर्क ने बड़े अच्छे संबंध बना लिए, क्योंकि देख रहे थे कि बड़े मजबूत थे, इनसे जीतना मुश्किल है, इसलिए अच्छे संबंध बनाए, और इनकी मदद पाकर के इसने अंततः गोवा के सुल्तान, बीजापुर के सुल्तान से गोवा को इन्होंने छीन लिया। बीजापुर सुल्तान से गोवा छीन लिया। उस समय यूसुफ आदिल शाह जो है गोवा के सुल्तान हुआ करते थे। ध्यान दीजिएगा, ये वही गोवा है जो आगे चल करके पुर्तगालियों की राजधानी बनी थी, और गोवा पुर्तगालियों की राजधानी बनने के साथ साथ लंबे समय तक राजधानी बनी रही। बल्कि यूं कहें कि जब तक पुर्तगाली भारत में रहे तब तक उनका राजधानी गोवा बना रहा। और कब तक रहे, ये जान लीजिए कि आए सबसे पहले 1498 में, और गए भी सबसे बाद में 1962 में यहां से वो लोग गए। तो इस तरह इतने समय तक इनकी राजधानी गोवा ही बनी रही। ये काम यानी गोवा को छीनने का काम अलबुकर्क ने किया था। और भी देखिए इसने क्या काम की, इनके कुछ काम और भी हैं। जैसे इन्होंने उस समय भारत में पुर्तगाली जनसंख्या को बढ़ाने के लिए जो यूरोपीय या यूं कहे पुर्तगाली लोगों को भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए प्रेरित किया था। ठीक, तो आप लिख सकते हैं यहां कि भारत में पुर्तगाली जनसंख्या बढ़ाने के लिए पुर्तगाली जनसंख्या बढ़ाने के लिए इन्होंने पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए प्रेरित किया। भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए प्रेरित किया। यह काम भी इन्होंने किया था। ठीक, और एक काम था, सभी पुर्तगाली घोड़े कृष्णदेव राय को बेचने का वचन दिया। यह भी एक काम था इनका, को बेचने का वचन दिया, और उनकी आज्ञा से वह भटकल में एक फैक्ट्री तथा एक किला बनाने में सफल रहा। देखिए ये भी वो किया, उसने में सफल रहा। ये इतना काम इसने किया था। इसीलिए अलबुकर्क को भारत में पुर्तगाली जनसंख्या और पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता था। क्यों? इसने ये काम किए थे देखिए,
अल्बुकर्क पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। 1509 से 1515 तक उनका कार्यकाल था और विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय से इसने अच्छे संबंध बना करके यूसुफ आदिल शाह जो गोवा के जो बीजापुर के सुल्तान थे उनसे गोवा छीन लिया और ये वही गोवा है जो बाद में पुर्तगालियों का मुख्यालय हुआ। यहाँ ये भी ध्यान दें कि इसने कृष्णदेव राय से वादा किया कि महाराज हम सारे पुर्तगाली घोड़े आप ही को बेचेंगे। इससे राजा उससे काफी प्रसन्न हुए और उसने भटकल में कारखाना खोला, वहां एक किला बनाने में भी सफल हो गया। तो इतना कार्य उसने किया और भारत में पुर्तगाली जनसंख्या बढ़ाने के लिए इसने पुर्तगाली नागरिकों को भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए प्रेरित किया ताकि यहाँ पे पुर्तगाली जनसंख्या अधिक से अधिक बढ़ सके। इन कारणों से इस अल्बुकर्क को भारत में जो है पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक, इनके बाद एक और वायसराय थोड़े समय बाद आते हैं, एक वायसराय, और उनका नाम होता है नीनो डी कुन्हा। ठीक, अगला जो वायसराय आता है वो था नीनो डी कुन्हा। अगले वायसराय नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा के बारे में आप कह सकते हैं कि इन्होंने गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बना दिया। ठीक, ये नीनो डी कुन्हा जो है इन्होंने गोवा को पुर्तगाली बस्तियों की राजधानी बना दिया। तब तक पड़ा रहा ये राजधानी जब तक वो यहां से गए नहीं। तो गए तो सबसे बाद में लगी, लगभग 1961-62 के समय वो यहां से गए। इस नाते इन्होंने जो कार्य किया था वो युगांतरकारी साबित हुआ। नीनो डी कुन्हा के समय एक चीज और भी हुआ, विदेशों तक भारतीय पुर्तगाली राज्य को फैलाया, ये भी काम किया था इसने। ठीक, कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाने का काम इसने किया था और भारतीय पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार भी इसने किया था इस नीनो डी कुन्हा ने। एक चीज इसमें और भी आता है और वे हैं पुर्तगाली वायसराय जोआ डी कोस्टा। जोआ डी कोस्टा एक पुर्तगाली वायसराय ये भी होते हैं। इनके समय भी पुर्तगाली व्यापार फला फूला, विदेशों तक फैला और जोआ डी कोस्टा के बाद फिर एक और भी पुर्तगाली व्यापारी आते हैं यहां पर और उनका नाम था फ्रांसिस मार्टिन। और ये जो थे इनके समय में पुर्तगाली लोग यहां पर धर्म प्रचार के लिए भी आने लगे थे। ठीक, वे लोग यहां धर्म प्रचार के भी लिए आने लगे। तो इस तरह से इन लोगों ने तमाम कार्य यहां पर इस तरह से किए थे। इनके आने से एक चीज और भी हुई, कुछ पुर्तगाली जो क्षेत्रों में कुछ फसलें बढ़ गई, कुछ नई नई फसलें आ गई। यहां पर आप लिख सकते हैं यहां पर हेडिंग कि भारत में पुर्तगालियों का योगदान देखिए क्या क्या योगदान लोगों ने दिया। जो योगदान दिया उसके बारे में लिख दें। पुर्तगाली भारत में तंबाकू, आलू, पपीता, मक्का, भारत में तंबाकू, आलू, पपीता, मक्का, अंगूर, अनानास, जैसी फसलें लेकर आए। एक काम इन लोगों का यह था कि कई फसलें उनके आने से बढ़ गई, जैसे भारत में तंबाकू, आलू, पपीता, मक्का, अनानास, अंगूर, ये सब फसलें भारत में बढ़ गई उनके आने से। और साथ ही साथ एक चीज और भी हुआ, इन्हीं लोगों ने
1557 में गोवा में प्रिंटिंग मशीन लगाई। प्रिंटिंग मशीन एक नया काम इन लोगों ने किया था, प्रिंटिंग मशीन लगाई। एक बड़ा काम ये भी है, इन लोगों ने गोवा में प्रिंटिंग मशीन लगाई और प्रिंटिंग मशीन आगे चल करके यही अखबारों के विकास में बहुत सहायक सिद्ध हुई। तमाम जो अखबार निकलने लगे इंडिया में वो इन्हीं सब कारणों से, यानी अगर प्रिंटिंग मशीन ना होती तो अखबारों का इतना विकास भारत में नहीं हो पाता या पूरी दुनिया में नहीं हो पाता। तो इस तरह प्रिंटिंग मशीन लाकर भी इन लोगों ने बड़ा काम किया। ठीक, इन पुर्तगालियों की भारत में दो नीतियां बड़ी प्रसिद्ध थी। वो था कार्टेज आर्मेडा। पुर्तगालियों का जो कार्टेज आर्मेडा सिस्टम था, ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानना जरूरी है और देखें कि आखिर ये कार्टेज आर्मेडा क्या है। तो हम लोग इनके बारे में जरा डाल लें। कार्टेज आर्मेडा, ठीक है, उनकी भाषा में कार्टेज का अर्थ होता है परमिट ना, परमिट। यहां आप लिख सकते हैं कि कार्टेज, ये परमिट से आपको डिनोट करें, और आर्मेडा जहाजी बेड़ा, अर्थात पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर अधिकार करके अपने पुर्तगाली जहाजी बेड़े की मदद से सभी यूरोपीय अरबी व्यापारियों को मजबूर कर दिया कि वे पुर्तगालियों से परमिट ले, तभी वे समुद्र में जा सकते हैं। अगर परमिट न ले तो पुर्तगाली जहाजी बेड़ा उनके नावों को डुबो देता था, उनके नौकाओं को नष्ट कर देता था। कहा तो यहां तक जाता है कि सम्राट अकबर को भी पुर्तगालियों से अपने मक्का जाती जहाजों के लिए परमिट लेनी पड़ी थी, और हालांकि इन सब चीजों का परिणाम पुर्तगालियों को भुगतना पड़ा। ठीक, तो कार्टेज आर्मेडा जो है, इसका अर्थ ही है, आप लिख सकेंगे कि इसका अर्थ यह है कि पुर्तगाली लोग सभी व्यापारियों को अपने शक्तिशाली जहाजी बेड़े की मदद से परमिट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, कार्टेज लेने के लिए बाध्य करते थे। ये देखिए बड़ी बात थी। और हिंद महासागर में ऐसा न करने वाले व्यापारी जहाज को नष्ट कर दिया जाता था। ये देखिए एक बड़ी चीज थी। अर्थात यूं कहे कि कोई भी भारतीय व्यापारी हो, यूरोपीय व्यापारी हो, अरबी व्यापारी हो, बिना इनके परमिट के हिंद महासागर में नहीं जा सकता था। अगर बिना परमिट के गया तो फिर उसकी जहाज को नष्ट कर दिया जाता था। आप लिख सकते हैं कि स्वयं बादशाह अकबर को परमिट लेने पर बाध्य होना पड़ा था, लेने पर बाध्य होना पड़ा। ये देखिए बड़ी चीज है, परमिट लेने पर इनको बाध्य होना पड़ा था स्वयं अकबर को। हालांकि इन सब चीजों का परिणाम बहुत बुरा रहा। आप लिख सकते हैं कि अंत में पुर्तगालियों का पतन हो गया। लिखेंगे आप कि डचों और अंग्रेजों के आने के बाद पुर्तगाली नौसेना कमजोर पड़ गई।
नौसेना इनसे जगह जगह हार गई। हारने लगी और उनकी नौसैनिक शक्ति नष्ट हो गई। नष्ट हो गई। ये भारत में पुर्तगालियों का योगदान, भारत में पुर्तगालियों का इतिहास है। आप देखेंगे किस तरह से इन लोगों ने कार्टेज आर्मेडा सिस्टम भी बनाया, लोगों को परमिट लेने के लिए बाध्य किया। इसके पीछे उनके प्रबल जहाजी बेड़े का बल था। स्वयं बादशाह आजम अकबर को भी ऐसा करना पड़ा, क्योंकि पुर्तगालियों को लगता था कि मुगल फौज जो है वो स्थलीय फौज है, वो नेवियल पावर नहीं है, और अपने को बड़ी नेवियल पावर मानते थे। इस प्रकार वे किसी से भी, कोई भी जहाज मक्का जा रही हो, चाहे यूरोप जा रही हो, अगर उसने परमिट नहीं लिया तो उसको समाप्त कर दिया जाता था। ऐसा करते थे। आखिरकार वे खुद नष्ट हो गए, क्योंकि जब और यूरोपीय व्यापारी भारत आए, जैसे डच आए, अंग्रेज आए, तो इन लोगों के आने के बाद अंततः पुर्तगाली जहाजी बेड़ा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। स्थल पर इसका कोई बहुत मतलब तो था नहीं, अर्थात यूं कहे स्थल पर राजा का समर्थन पुर्तगालियों को मिलता नहीं था, और समुद्र में उनसे जबरदस्त जहाजी बेड़े आ चुके थे। इन जहाजी बेड़ों ने धीरे धीरे अपने शक्ति का विस्तार करते हुए इन पुर्तगालियों को हर जगह हरा दिया, और अंततः पुर्तगाली भारत में गोवा तक सिमट गए। यहां तो सबसे अंत तक वे रहे। आप इसमें जान सकते हैं कि भारत में पुर्तगाली व्यापारी सबसे पहले आए और पुर्तगाली व्यापारी यहां सबसे बाद में गए। लगभग 400 वर्ष से ज्यादा वे लोग यहां पर रहे थे, उसके बाद फिर वे पुर्तगाल गए। तो पुर्तगालियों की ये विशेषता है भारत में। और आप कह सकते हैं कि इनके बाद जो आए व्यापारी डच, इनके इतिहास के बाद जरा डचों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डच व्यापारियों की गतिविधियों, भारत में उनके कार्यकलाप और उनके भारत में रहने का समय, व्यापार इत्यादि के बारे में अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। इसमें बस इतना ही। थैंक यू क्लास। सर इसको बंद कर दीजिए। सर इसको बंद कर दीजिए। सर बंद कर दीजिए।